हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24। रात 10 बजे के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं खबरें विस्तार से और बात करेंगे सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अग्निपथ की। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। अब सभी को 10 मार्च का नतीजे का इंतजार है। इस बीच कुछ जगह ईवीएम को लेकर बवाल की खबरें भी आ रही है। वाराणसी के एक विधानसभा सीट की ईवीएम ले जाते वक्त एक ट्रक को पकड़ा गया है। वहीं 2 ट्रक के फरार हो जाने का मामला भी तूल पकड़ते जा रहा है। वहीं इसे लेकर समाजवादी कार्यकर्ता काफी उग्र हो गए हैं और मौके पर उन्होंने काफी बवाल भी मचाया था। इसे लेकर लखनऊ में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि वाराणसी बरेली से जो खबरें आई हैं वो दुखद है। वहीं मिर्जापुर सोनभद्र से भी इसी तरह की सूचना मिली है, इसलिए हमने हर सीट पर 3 दिन तक वर्करों से निगरानी करने को कहा है। तो वहीं जिले में अधिवक्ताओं की टीम बना दी गई है जिसे हम लोकतंत्र की रक्षा कर सके। जरूरत पड़ने पर हम अदालत का भी दरवाजा खटखटाएंगे। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि हमारा गठबंधन 300 सीट से अधिक सीटों पर जीत दर्ज करेगा। एग्जिट पोल चाहे कुछ भी कहें। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा है कि अखिलेश यादव 10 तारीख से पहले ही ईवीएम पर आरोप लगाने लगे। बनारस और कमिश्नर के होते हुए निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। आज खुलासा हो गया। जब चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है कि चाहे खाली एटीएम हो चाहे कोई एटीएम, अगर वहां स्ट्रांग रूम से निकालना है तो वो वहां चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को सूचना दे, तब उसके बाद वो वहां से ले जा सकता। और प्रशासन की निगरानी में और 3-3 गाड़ियां भाग रही हैं। शायद हमारे लोग वहां नहीं होते। 2 गाड़ी तो चली गई, एक गाड़ी जबरी जब खड़ा हो गया किसी तरह जान बचा के तो रोका, तुरंत उसके चारों टायर का हवा निकलवा दिया हमने। निकालो नहीं तो ये भी ढकेल के लेके चले जाएंगे। 2 गाड़ियां क्यों भागी? अगर कोई चोरी नहीं थी, प्रशासन ने, सिक्योरिटी ने इतना इंतजाम क्यों नहीं किया? इतनी फोर्स है। अभी इलेक्शन की फोर्स गई नहीं है यूपी से, तो आखिरकार अधिकारी क्यों नहीं कर रहे थे? क्या वजह है कि बिना सिक्योरिटी, बिना इतने इंतजाम के ईवीएम जा रही हैं? और 10 मार्च को अखिलेश यादव जी कहेंगे ईवीएम बहुत बेवफा है। और 10 मार्च का भी अखिलेश जी ने इंतजार नहीं किया, 8 को ही कहना शुरू कर दिया ईवीएम बेवफा है। ये वो लोग हैं जो दंगे, अपराधियों, आतंकियों को शरण देते हैं। छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति की अनुमानित आय 1,18,401 रुपए हो गई है, यानी आय में करीब 11.93% की बढ़ोतरी हुई है। मंगलवार को छत्तीसगढ़ विधानसभा में पेश आर्थिक सर्वेक्षण साल 2021-22 की रिपोर्ट में इसका जिक्र हुआ है। इसके साथ ही विधानसभा में आज तीसरा अनुपूरक बजट भी पारित कर दिया गया। वहीं कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बजट पेश करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा का दूसरा दिन हंगामेदार रहा। वहीं सरकार ने बजट से पहले आर्थिक सर्वे रिपोर्ट विधानसभा में पेश कर दी। योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के मंत्री अमरजीत भगत ने आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा। रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ की जीडीपी देश की जीडीपी से कहीं ज्यादा है। भारत की जीडीपी जहां 9.2% है, वहीं प्रदेश की जीडीपी 11.2% है। आंकड़ों के मुताबिक अभी छत्तीसगढ़ में कृषि में 3.8% वृद्धि, उद्योग क्षेत्र में 15.44% और सेवा क्षेत्र में 8.54% की बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश में प्रति व्यक्ति अनुमानित आय 1,18,401 रुपए है। प्रति व्यक्ति आय में करीब 11.93% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में क्षेत्रवार योगदान को देखें तो कृषि में 16.73%, उद्योग क्षेत्र में 50.6% और सेवा क्षेत्र में 32.66% है। कृषि क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का जो योगदान है वो 3.88%, प्रति व्यक्ति आय में प्रतिशत में 11.93% छत्तीसगढ़, 16.69%
भारत सरकार बनाने के लिए उन्होंने कहा नियमित कर्मचारी को हम नियमित करेंगे, और उसके बाद में 2018 के बाद में 2022 3 साल में एजी का मत नहीं आया। इससे इस सरकार की नीयत भी दिखाई दे रही है, उसकी खोट भी दिखाई दे रही है। विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2021-22 का 492 करोड़ 43 लाख रुपए का तीसरा अनुपूरक बजट भी पारित कर दिया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए बताया कि अनुपूरक बजट में अमर जवान ज्योति की स्थापना के लिए भी प्रावधान किया गया है। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस गरीब और उद्योगपतियों सभी के लिए काम करती है। अगर कांग्रेस न होती तो आजादी न मिलती, किसान का कर्ज माफ न होता और 2500 रुपए पर धान की खरीदी न होती। समावेशी विकास छत्तीसगढ़ में हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में लगातार काम हो रहे हैं, जिसकी चर्चा पूरे देश में है। गोधन न्याय योजना की भी प्रशंसा राज्यपाल महोदया ने की। इनके पास कोई मुद्दा है नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पास, न किसान का है न नौजवानों का है। बुधवार को सीएम भूपेश बघेल बतौर वित्त मंत्री वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट भी पेश करेंगे। उम्मीद है हर बार की तरह इस बार के बजट में भी सभी वर्गों के लिए कुछ न कुछ राहत और सौगात जरूर होगी। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। ग्वालियर विशेष सत्र न्यायालय में शिकायतकर्ता गिरिराज सिंह ने गुना सांसद केपी यादव पर तथ्य छिपाकर नॉन क्रीमी लेयर का प्रमाण पत्र हासिल करने के मामले में आवेदन देकर पुलिस की खात्मा रिपोर्ट मांगी है। दरअसल शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि सांसद और उनके बेटे ने जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए तथ्य छिपाए थे। तथ्य छिपाकर नॉन क्रीमी लेयर का प्रमाण पत्र लिया है। उन्होंने अपनी 1 साल की आय 8 लाख रुपए से कम बताई थी, जबकि लोकसभा चुनाव में दिए शपथ पत्र में आय 39 लाख रुपए बताई गई थी, जिस पर उनकी शिकायत को सही मानते हुए केपी यादव का जाति प्रमाण पत्र निरस्त करते हुए 23 दिसंबर साल 2019 को उनके खिलाफ मुंगावली थाने में धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ था। हालांकि इसके बाद केपी यादव को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई थी, लेकिन धोखाधड़ी के मामले में 2 साल की जांच के बाद पुलिस ने मामले को झूठा पाया और विशेष सत्र न्यायालय ग्वालियर में खात्मा रिपोर्ट पेश की। अब गिरिराज सिंह जानना चाहते हैं कि किस आधार पर पुलिस ने खात्मा रिपोर्ट लगाई है। कोर्ट में अगली सुनवाई 14 मार्च को होगी। मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से बिजली दरें बढ़ाए जाने के खिलाफ दायर आपत्तियों पर विद्युत नियामक आयोग ने ऑनलाइन सुनवाई की। 16 अहम आपत्तियों पर आयोग ने ऑनलाइन सुनवाई की। आयोग ने जन सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। आयोग अलग अलग क्षेत्रों से आई आपत्तियों पर 10 मार्च तक जन सुनवाई करेगा और उसके बाद प्रदेश में बिजली की दर बढ़ाई जाए या ना बढ़ाई जाए, इस पर फैसला लिया जाएगा। इन उपभोक्ताओं के पक्ष में 100 यूनिट की रियायती श्रेणी बनाई जाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लघु और मध्यम स्तर के जो व्यापारी हैं, शोरूम्स और दुकानें हैं जिनकी, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि 100 यूनिट की रियायती श्रेणी बने। एरियस बिल को निकाल करके वो हमें रेगुलर बिल के साथ दे देते हैं। अब एरियस बिल जो है वो विवाद की चीज है, उसका निर्णय होकर के वो छूट भी मिल सकती है, कम हो सकता है, मगर जब रेगुलर बिल के साथ लगा दिया तो अगर हम पेमेंट नहीं करते हैं तो हमारी बिजली काट दोगे। आइए देखते हैं अब तक के बिग न्यूज। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अलग अलग क्षेत्रों से जुड़ी 29 उत्कृष्ट महिलाओं को प्रतिष्ठित नारी शक्ति पुरस्कार सम्मानित किया। देश और दुनिया में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नारी शक्ति को नमन किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सम्मान और अवसरों पर विशेष जोर के साथ अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिला सशक्तिकरण पर अपना ध्यान केंद्रित करती रहेगी। पूर्वी लद्दाख में भारत व चीन के बीच लंबे समय से गतिरोध जारी है। इसी गतिरोध को दूर करने के लिए दोनों देशों के सैन्य कमांडर स्तर की वार्ता एक बार फिर से 11 मार्च को होने जा रही है। इस बात का फैसला दोनों देशों ने मिलकर किया है, जिसकी जानकारी रक्षा मंत्रालय ने दी। इसके पहले 2 महीने पहले दोनों देशों के बीच कोर कमांडर लेवल की बातचीत हुई थी। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के कारण हम भारत में तेल की कमी नहीं होने देंगे। हरदीप पुरी ने कहा कि हम आगे जो भी निर्णय लेंगे वो अपने नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा।
केंद्र सरकार चॉइस सेंटरों के जरिए पूरे देश में धरोहर सहेजने का काम करने जा रही है, जिसे मेरा गांव मेरी धरोहर का नाम दिया गया है। इसके लिए केंद्र संस्कृति मंत्रालय और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के कॉमन सर्विस सेंटर के साथ अनुबंध किया गया है। इन चॉइस सेंटर के कर्मचारी गांव-गांव जाकर सर्वे करेंगे और उसकी सूचना मोबाइल ऐप में अपलोड करेंगे। गांव की विरासत सहेजने के लिए होने वाले सर्वे के दौरान 9 विशेष बातों को दर्ज किया जाना है, जिसमें गांव की खास पहचान, गांव के प्रसिद्ध स्थान, नेचुरल एंड बिल्ट हेरिटेज, प्रसिद्ध व्यक्ति, विशेष पकवान, प्रसिद्ध मेले और त्योहार को शामिल किया गया है। कॉमन सर्विस सेंटर के छत्तीसगढ़ प्रमुख मदन मोहन राउत ने बताया कि देश में धरोहर समाप्त होते जा रहे हैं, इसलिए केंद्र सरकार इन्हें पूरा करने के लिए देश में अब इन्हें सहेजने का काम कर रही है। छत्तीसगढ़ के 20,000 गांव में भी सर्वे होना है। इसके लिए जिलों के चॉइस सेंटरों के कर्मचारियों को जिले में ट्रेनिंग भी दी जा रही है। छत्तीसगढ़ अपराध में पूरे हिंदुस्तान में जो दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, चौथे नंबर पर स्थान बना रही है, इसका श्रेय तो कांग्रेस की सरकार को है। और इसलिए ये जो अभिभाषण कुल मिलाकर के दिखाने के लिए है, पूरे छत्तीसगढ़ का विकास ठप हो गया है और इस प्रदेश में अराजकता की स्थिति निर्मित हो गई है। इसलिए हमने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का हम लोगों ने विरोध किया है। ऑनलाइन रमी की गेम ने अंबिकापुर के एक कारोबारी के पूरे परिवार को बिखेर कर रख दिया। पूरे पैसे गंवाने के बाद कारोबारी सुदीप मिश्रा ने पहले अपने 8 साल की बेटी और 2.5 साल के बेटे को जहर दिया। इसके बाद फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी जान भी दे दी। दरअसल मृतक सुदीप को पैसे की जरूरत थी। ऐसे में उसने ऑनलाइन गेम ऐप 3 पत्ती पर जुआ खेलना शुरू किया और 15 दिन के अंदर 2 लाख से ज्यादा की रकम हार गया। हार की चिंता में वो इतना बेचैन हो गया कि उसने 6 पेज का सुसाइड नोट लिखकर पहले अपने बच्चों को जहर दिया और फिर बाद में खुद भी फांसी लगा ली। 8 साल की बेटी ने दम तोड़ दिया, वहीं 2.5 साल का बेटा जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। पुलिस इस वारदात की मुख्य वजह ऑनलाइन गैम्बलिंग को ही मान रही है, लिहाजा 3 पत्ती की अथॉरिटी को लीगल नोटिस भी भेजा जा रहा है। में जांच के दौरान लगभग 15 दिन में तो 2 लाख रुपए की राशि उसने जो है हारी उसमें प्रदर्शित हो रही है और ओवरऑल ये दिख रहा है कि ये उसके कारण ये मानसिक रूप से परेशान भी था और जिसके कारण उसने ये कदम उठाया है। महासमुंद जिले के सरायपाली अंचल के किसानों की आमदनी अब बढ़ने वाली है। यहां घोर घाटी जलाशय नहर कार्य और काली दरहा जलाशय का लगभग काम पूरा हो गया है और इस क्षेत्र के 30 से ज्यादा गांव के किसानों को खरीफ के साथ रबी फसल के लिए भी पानी मिल सकेगा। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से घोर घाटी जलाशय योजना नहर कार्य के लिए करीब 5 करोड़ 63 लाख और काली दरहा जलाशय के लिए 8 करोड़ 80 लाख रुपए की स्वीकृति मिली है। आंकड़ों के अनुसार दोनों जलाशय से अंचल के 1700 हेक्टेयर क्षेत्र में किसानों के भूमि को सिंचाई होना प्रस्तावित है। सरायपाली की घोर घाटी जलाशय की नहर मरम्मत और लाइनिंग कार्य के लिए 5 करोड़ 63 लाख 57,000 रुपए स्वीकृत किए गए हैं। कार्य पूरा हो जाने पर इस जलाशय से 917 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा मिल सकेगी। पहले किसानों को पानी के लिए बहुत समस्या होती थी, उसके कारण उनका फसल बर्बाद होता था। अब ये सब अब नहीं होगा। अब ये जलाशय का पानी डायरेक्ट खेतों में जाएगा और इससे किसानों को लाभान्वित होंगे। जो स्वीकृति प्रदान की गई है, इसमें क्षेत्र के हजारों कृषकों को एक फसली फसल लेने के लिए कोई झंझटों का सामना नहीं करना पड़ेगा। घोरघाटी जलाशय जिसके लिए 5 करोड़ 63 लाख 57,000 रुपए शासन के द्वारा स्वीकृत किया गया है और उसका निर्माण कार्य के लिए अभी टेंडर की प्रक्रिया प्रोसेस में है और इसी प्रकार से काली दरहा जलाशय के लिए 8 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ है। विश्व महिला दिवस पर छत्तीसगढ़ में जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। रायपुर में कॉमन सर्विस सेंटर की तरफ से 100 से ज्यादा चॉइस सेंटर संचालिकाओं को सम्मानित किया गया। रायपुर सांसद सुनील सोनी भी मौके पर मौजूद रहे। भिलाई में दुर्ग पुलिस ने 3 किलोमीटर के पिंक मार्च का आयोजन किया ताकि महिलाओं को सुरक्षा का एहसास रहे। इसी तरह राजनांदगांव में पुलिस ने बाइक रैली का आयोजन किया। रैली के जरिए पुलिस ने अभिव्यक्ति ऐप के प्रति महिलाओं को जागरूक किया। कवर्धा में पुलिस ने कर्मचारियों के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान भारत माता चौक पर महिला अधिकारियों ने जमकर डांस भी किया। खरोरा में नगर पंचायत की ओर से महिला पोस्टमैन निधि साहू का सम्मान किया गया। निधि साहू मोटरसाइकिल से डाक पत्रों का वितरण करती हैं। इसी तरह केशकाल पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने सिंगनपुर में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें गांव की बुजुर्ग महिलाओं का सम्मान किया गया।
महासमुंद के रायतुम गांव की महिलाएं लोगों को प्रेरणा देने का काम कर रही हैं। दरअसल यहां की 15 महिलाओं के महिला स्व सहायता समूह ने बर्तन बैंक बनाया है, जो सस्ती दरों पर गांव के लोगों को बर्तन किराए पर देता है। इससे लोगों को सस्ती दरों पर बर्तन मिल जाते हैं और महिलाओं की आमदनी भी हो जाती है। समूह की महिलाओं का कहना है कि पैसा धीरे धीरे जोड़कर पहले बर्तन खरीदे और फिर घर घर जाकर ग्रामीणों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया। गाँव के अब तक 12 परिवारों ने बर्तन किराए पर लेकर कार्यक्रम किए हैं। बर्तन इस्तेमाल करने से लोग प्लास्टिक सामग्री इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जिससे पर्यावरण संरक्षण भी हो रहा है। बहरहाल ये महिलाएं अपनी अच्छी सोच और मेहनत से स्वावलंबी तो बन रही है, साथ ही दूसरी महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन रही हैं। जो एक प्लास्टिक हमारे खेती बाड़ी में अगर जाते, एकर वजह से खेत का उपजाऊ उर्वरक भी कम हो जा रहा है। इसी के कारण सोचे कि चलो हम लोग भी एक छोटा सा पहल करते हैं। और शादी ब्याह और छठी कार्यक्रम में जो प्लास्टिक जो हमारे खेत में घर के आसपास में उसको जलाते हैं तो दूषित हो जाते हैं और प्रदूषण होते हैं। इसलिए उसको बचाव के लिए हम लोग प्लास्टिक मुक्त गांव बनाने के लिए ये योजना तैयार। मुझे अच्छा लगा इन महिलाओं का कार्य देखकर, जो कि पर्यावरण की संदर्भ में कर रहे हैं। जो ज्यादा मेरे पास में प्लास्टिक का यूज होता था तो वो कम हो गया और बर्तन मेरे घर में गया और इनके स्वयं सहायता समूह से मैं ले गया था, तो उसमें मुझे अच्छा लगा कि हम लोग गांव में सुधरेंगे। महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए 8 मार्च को हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन धमतरी जिले की संत बहारा गांव में इससे उलट दृश्य देखने को मिलता है। यहां की महिलाएं खाट पर नहीं सो सकती, ना ही कुर्सी पर बैठ सकती हैं। यहां तक कि महिलाएं श्रृंगार भी नहीं कर सकती और ना ही अपनी मांग में सिंदूर लगा सकती हैं। अब इसे मान्यता कहें या फिर अंधविश्वास, इस बारे में जब IBC 24 के संवाददाता ने ग्रामीणों से बात की तो इसका अपना अलग ही तर्क नजर आया। ग्रामीणों का कहना है कि साल 1960 में कुछ लोगों ने यह परंपरा तोड़ दी, जिसके चलते गांव की देवी नाराज हो गई और गांव में महिलाओं को कई तरह की बीमारियों ने घेर लिया। जानवर भी मरने लगे और इसी डर से आज भी ग्रामीण इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं। हालांकि समाज सेवियों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहे। जैसे धान कटाई नहीं करना है और पलंग में नहीं सोना है, खाट में नहीं बैठना है, कुर्सी में नहीं बैठना है ना, धान कटाई नहीं करना है और मांग में सिंदूर नहीं भरना है। ये है ना, यहाँ के जो बहुत बड़े देवी देवता के वजह से ये सभी महिलाएं ये नहीं कर पाते। अब मैं भी अब आंगनवाड़ी जाता हूँ तो कुर्सी उर्सी यूज नहीं करूँ, बस चट्टी उट्टी में बैठ लेता हूँ। हाँ, अनहोनी होती कथे, अब जर बुखार होते मैं करीबन 2-4 बार जाके वहाँ बदलाए की कोशिश करे, लेकिन अभी तक ओकर मन के कोई बदलाव आबे नहीं करिस। वो मन हाँ नियम ला लागू करबे नहीं करिस, सिर्फ डर की वजह से। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।